हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग आप? आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल सिलेक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएंस इन सेक्सुअल सक्सेस। किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर सेक्सुअल सिलेक्शन काम करता है, किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैटिंग सक्सेस है वो अलग अलग होती है। आखिर क्या मीनिंग है रिप्रोडक्टिव सक्सेस का, वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस का, और ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होती है, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखिए, क्योंकि यह लेक्चर उसी से कनेक्टेड रहेगा। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैटमैन के प्रिंसिपल से। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बैटमैन ने अपने स्टेटमेंट्स बनाए, अपने कंक्लूजन्स निकाले। ये एवोल्यूशन की जो लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी सी अलग सी लगती है, समझ में कम आने वाली सी लगती है, लेकिन एग्जाम के अंदर तो यही लैंग्वेज आएगी, इसलिए आपको ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हमारा पहला सेशन, बैटमैन का प्रिंसिपल। अब इस थ्योरी के अंदर जो लिखा हुआ है, एक बार आप उसे ना पढ़ के जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझिए। बैटमैन ने मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला को एक साथ रखा, ठीक है। अब उन्होंने इस तरीके के करेक्टर सेलेक्ट किए जिससे यह पता चल जाएगा कि ये करेक्टर कौन से पेरेंट्स के हैं। यानी कि इन्होंने बहुत सारे मेल लिए और हर मेल के कुछ ऐसे सेलेक्टिव करेक्टर्स थे कि यदि वो मैटिंग करते हैं तो प्रोजेनीज में उनके करेक्टर्स दिखाई देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि ये प्रोजेनी कौन से मेल के हैं। तो अब अपन एक सिंपल सी चीज समझते हैं। लेट्स सपोज कि कोई एक मेल है, मेल ए, इसका नाम है मेल ए। इस मेल ए ने फर्स्ट फीमेल के साथ मैटिंग करी और मान लीजिए कि इससे इनको 10 प्रोजेनीस पैदा हुए। फर्स्ट फीमेल की मैटिंग से 10 प्रोजेनी। इसी मेल ए ने सेकंड फीमेल से मैटिंग करी, उससे भी मान लीजिए 10 प्रोजेनीस पैदा हुए। इसी मेल ए ने थर्ड फीमेल के साथ मैटिंग करी, इससे भी मान लीजिए 10 प्रोजेनीस प्रोड्यूस हुए। तो बैटमैन ने एक चीज ऑब्जर्व करी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मेल ए जितनी ज्यादा फीमेल्स के साथ मैटिंग करेगा, उसके प्रोजेनीज का नंबर उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि एक मेल को बहुत मौका मिल रहा है रिप्रोडक्शन करने का, जबकि एक फीमेल जो एक बार मैटिंग कर लेती है वह दोबारा मैटिंग नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं और वो सारे एग्स एक सिंगल मेल फर्टिलाइज कर सकता है। एक फीमेल के पास में 10 एग्स है और 10 के 10 एग्स एक ही मेल फर्टिलाइज कर देगा। इसलिए फीमेल को दूसरे मेल के साथ मैटिंग करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है और मैटिंग हो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसके सारे के सारे जो एग्स थे वो फर्टिलाइज हो चुके। बट एक मेल के सारे स्पर्म्स फर्टिलाइज नहीं हो सकते, नहीं कर पाते, इसलिए मेल्स है वो मल्टीपल टाइम मैटिंग करता है। बैटमैन ने जो बात ऑब्जर्व करी वो ये है, देखिए, ही कंक्लूडेड दैट द नंबर ऑफ स्प्रिंग्स सीयर्ड का मतलब प्रोड्यूस्ड बाय ए मेल इंक्रीज्ड इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ फीमेल ही मेटेड। इस लाइन का मतलब है कि एक मेल के प्रोजेनीज का नंबर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा जितनी ज्यादा वो फीमेल्स के साथ मैटिंग करेगा। एक फीमेल के साथ मैटिंग करी तो उस मेल के 10 प्रोजेनीज है, दूसरी के साथ करी तो 20 प्रोजेनीज है, तीसरी के साथ मैटिंग करी तो 30 प्रोजेनीज है। लेकिन ऐसा फीमेल के साथ नहीं होता। आपसे यदि मैं ये कहूं, मान लीजिए कि टोटल यहां पे 30 प्रोजेनीज है, लेट्स से
कि ये 30 प्रोजेनीज है और मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर मेल के प्रोजेनीज कितने हैं, तो आप कहेंगे कि यहां पर 30 के 30 प्रोजेनीज मेल के हैं। लेकिन मैं यहां पे कहूं कि फर्स्ट फीमेल के कितने प्रोजेनीज हैं, तो फर्स्ट फीमेल के केवल 10 प्रोजेनीज है। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स के प्रोजेनीज का नंबर उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता जिस प्रपोर्शन में वो मैटिंग करे। पहली बात तो एक फीमेल यदि एक बार मैटिंग कर लेती है तो वो दोबारा मैटिंग नहीं करती है, उसे जरूरत नहीं है। जस्ट इन केस अगर वो मैटिंग करे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके पास जितने एग्स थे सारे के सारे फर्टिलाइज हो चुके हैं। इसलिए फीमेल्स के प्रोजेनीज का नंबर नहीं बढ़ेगा, मेल्स के प्रोजेनीज का नंबर बढ़ेगा। अब इससे हमें एक और चीज समझ में आती है, यहां पर मेल के प्रोजेनीज ज्यादा है, यानी एक ही मेल है उसी का बार बार सिलेक्शन किया जा रहा है। इट मींस कि उस मेल के पास में अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बाकी मेल्स के पास में अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है। इट मींस कि यहां मेल के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर है, तभी तो किसी एक मेल का सिलेक्शन हुआ, और यहां फीमेल के पास में चॉइस है। तो हमको यहां पर यह भी समझ में आ जाता है कि जब कभी भी सिंगल मेल के ज्यादा प्रोजेनी होते हैं तो मेल्स पर सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रेशर होता है। और यदि इसका उल्टा करें कि एक ही फीमेल है, सारे मेल्स उसी के साथ मैटिंग करते हैं, तो फीमेल के प्रोजेनीज का नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब बाकी फीमेल्स का नंबर नहीं बढ़ा, उनके प्रोजेनीज का, तो बाकी फीमेल्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक फीमेल का हुआ। इस बार फीमेल्स के ऊपर सेक्सुअल सिलेक्शन का प्रेशर है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि नंबर ऑफ प्रोजेनीज पॉपुलेशन के अंदर इस बात को इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन से सेक्स के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर है, और इसी से वेरिएंस आता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस के अंदर। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। बैटमैन ने यह भी ऑब्जर्व किया कि देयर वाज ग्रेटर वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस अमंग मेल्स देन फीमेल्स। हम यदि बैटमैन के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जो बैटमैन ने सिलेक्शन किया स्पीसीज का, उस स्पीसीज में मेल्स पे प्रेशर होता है, पर ये नाम आया यहां पे वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज ग्रेटर। What does it mean? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। लेट्स सपोज कि एक पॉपुलेशन है और इन पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेल्स 10 है, 10 मेल्स है। अब मैं इन 10 मेल को ऐसे लिख लेता हूं, मेल ए, मेल बी, मेल सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। हो गए ये 10? बिल्कुल। लेट्स सपोज कि इस पॉपुलेशन के अंदर टोटल फीमेल्स वो भी 10 है। एक बार के लिए मान के चलिए कि वो भी 10 है। अब क्या हुआ कि यहां पर जो 10 फीमेल्स हैं उनमें से 7 फीमेल्स ने ए मेल को सेलेक्ट किया। तो मेल ए ने कितनों के साथ मैटिंग करी? 7 फीमेल के साथ में, 7 फीमेल्स के साथ में। और सपोज करो कि बाकी की जो 3 फीमेल्स थी उन्होंने बी मेल को सेलेक्ट किया, तो बी मेल ने कितनों के साथ में मैटिंग करी? 3 के साथ में। अब ये फीमेल्स हैं, इनके सारे एग्स फर्टिलाइज हो चुके हैं, तो अभी ये दोबारा मैटिंग करेंगी भी नहीं। बाकी के मेल्स सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इनको मैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहां पे अगर मैं मेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस मेल ने सबसे ज्यादा फीमेल्स के साथ मैटिंग करी, तो इस मेल ने अपने जीन्स सबसे ज्यादा पास ऑन कर दिए। इसका मतलब इस मेल की रिप्रोडक्टिव सक्सेस मैक्सिमम है इस पॉपुलेशन के अंदर। दूसरा, इस बी मेल को देखिए, इसको भी रिप्रोडक्शन का मौका मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना मेल ए को मिला।
बट इन दैट केस रिप्रोडक्टिव सक्सेस इसकी भी जीरो तो नहीं है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज लेस, इसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस कम है। अब बात करते हैं अपन सी से लेके जे तक की। इन सब की तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो ही जीरो है। इन्होंने तो एक भी प्रोजेनी में अपना जीन पास नहीं किया। तो आप समझने की कोशिश करिए, इस स्पीसीज की पॉपुलेशन में सभी फीमेल्स को मौका मिल गया रिप्रोडक्शन करने का, इसलिए यहां पर सभी फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव सक्सेस तो ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी फीमेल ने 10 बच्चे पैदा किए, किसी ने 9 बच्चे पैदा किए, तो कंपेरेटिवली जो जिसने 10 बच्चे पैदा किए हैं उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव सक्सेस 9 बच्चों वाली फीमेल से ज्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर मानिए। यहां पर क्या हो रहा है, मेल ए इसको सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस मिली, मेल बी को भी रिप्रोडक्टिव सक्सेस मिली, लेकिन मेल सी डी ई एफ से लेके जे तक उनको कम मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, अमंग मेल्स, समझ में आया ये, अमंग मेल्स वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज हाई। रिप्रोडक्टिव सक्सेस के अंदर वेरिएंस है वो ज्यादा है। इस वेरिएंस का क्या मतलब निकालोगे आप, इसका मतलब निकालो डिफरेंस
सो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस का मतलब क्या होता है। सिंपल मतलब होता है कि मैटिंग अपॉर्चुनिटी में डिफरेंस है, किसी को ज्यादा मैटिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी को कम मैटिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ सिंपल सिंपल चीजें लिखी हुई हैं, आपको ये समझनी है। मेल्स एंड फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन हैव द सेम एवरेज रिप्रोडक्टिव सक्सेस बट दे मे डिफर इन द रिप्रोडक्टिव वेरिएंस अमंग द मेंबर्स ऑफ ईच सेक्स। जैसे मैंने बताया कि एक मेल ने पर फीमेल 10 प्रोजेनीज प्रोड्यूस करे, तो एक फीमेल ने भी 10 ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करे हैं। दोनों की एवरेज रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो तो सेम हो सकती है, परंतु वेरिएशन आता है कहां पर? मैटिंग अपॉर्चुनिटी में, यानी वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस। जैसे डिफरेंस आएगा सिलेक्शन ग्रेडियंट में, सिलेक्शन में, तो ग्रेडियंट विल रिजल्ट इन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जिसके पास में प्रेशर होगा उसको अट्रैक्टिव फीचर बनाने पड़ेंगे, तो वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखेगा। When males are subjected to stronger sexual selection, सॉरी, यानी मेल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन है, उनको टेंशन है कि मैटिंग का चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस टेंशन को भगाने का एक तरीका है ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को अट्रैक्ट करो। और फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास में क्या आएगा? अट्रैक्टिव फीचर्स। देन फीमेल्स, तो मेल विल इवॉल्व सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और जैसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आया, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विल मार्क द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस। दोनों सेक्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आने लगेगा। जैसे पीकॉक है, वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं कराते, पीकॉक पेरेंटल केयर नहीं प्रोवाइड कराते। इसका मतलब यह है कि उनके पास में बेटर जीन है, तभी वो पेरेंटल केयर प्रोवाइड नहीं करा रहे। अगर उनके पास में एवरेज जीन होते ना, उनको पेरेंटल केयर करनी पड़ती। तो जब कोई सेक्स के पास बेटर जीन होगा तो वो पेरेंटल केयर नहीं करेगा, और यदि वो पेरेंटल केयर नहीं करेगा तो इसका मतलब उसी सेक्स के अंदर क्या है? सिलेक्शन प्रेशर है। आप इन सब चीजों को आराम से एक एक करके लिख लीजिएगा कि यदि किसी के ऊपर सिलेक्शन प्रेशर ज्यादा है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी। जैसे सपोज करिए, मेल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर, तो इसका मतलब क्या क्या निकलेगा? फर्स्ट, वेरिएंस इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस इज हाई, मेल्स के अंदर ही बात हो रही है। दूसरा, मेल्स हैव सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तीसरा, मेल्स won't provide पेरेंटल केयर। इस चीज को आप साइड में लिख लें। जिस सेक्स के पास में सिलेक्शन का प्रेशर ज्यादा होगा वही में सेक्स होगा जिसके बाकी कैरेक्टर्स होंगे, या इनमें से किसी एक कैरेक्टर को इधर रख लो और सिलेक्शन प्रेशर को इधर रख लो, तो ये चार कैरेक्टर हैं, वो साथ साथ रखने अपने को। नेक्स्ट, व्हेन मेल्स कंट्रीब्यूट टू ऑफस्प्रिंग केयर, जब मेल भी पेरेंटल केयर कर रहा है, इसका मतलब मेल कोई स्पेशल नहीं है, उसको पेरेंटल केयर करनी पड़ रही है। और स्पेशल नहीं है इसका मतलब कि जो सिलेक्शन ग्रेडियंट है वो लोअर है, यानी फीमेल्स कोई बहुत ज्यादा एक ही मेल के पीछे नहीं पड़ी हुई है, वो सिलेक्शन बहुत ज्यादा वहां नहीं हो रहा है। एंड द सेक्सेस विल बी मोनोमॉर्फिक, फिर वो दोनों सेक्स एक जैसे दिखेंगे, इसे कहते हैं मोनोमॉर्फिक कंडीशन। डाइमॉर्फिक नहीं है, मोनोमॉर्फिक है। मैनी सी बर्ड्स, इसका एग्जाम्पल हो गया सी बर्ड्स।
सी बर्ड्स के अंदर है वो मोनोगेमस कंडीशन होती है, हर मेल के लिए एक फीमेल है, तो वहां पर ना तो कोई एक्स्ट्रा मेल को मतलब ऑर्नामेंट्स रखने की जरूरत है, ना मेल्स के ऊपर कोई सिलेक्शन प्रेशर है, और ना ही मेल्स के अंदर वेरिएंस आ रहा है रिप्रोडक्टिव सक्सेस में। इट सिंपली मींस कि उन्हें क्या मिल जाएगा, रिप्रोडक्शन का अपॉर्चुनिटी है वो ऑलमोस्ट सबको मिल जाएगा। ये दूसरा केस हो गया। अब जैसे तीसरा केस है, when males provide all parental care, सारी पेरेंटल केयर मेल प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी फीमेल इतनी स्पेशल हो गई कि मेल्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें खाली अपने जीन दे दो, बच्चों की देखभाल हम करेंगे। तो अब इस सिचुएशन को समझो, किसके पास प्रेशर है, किसके पास चॉइस है, कौन सेकेंडरी कैरेक्टर रखेगा, किसके अंदर वेरिएंस आएगा सेक्स रिप्रोडक्टिव सक्सेस के अंदर, सारी चीज समझिए, इजी टू अंडरस्टैंड है, एकदम आसानी से लीजिए इसको। मेल्स कह रहे हैं हम सारी पेरेंटल केयर कर लेंगे, खाली आप हमें जीन दे दीजिए। तो अब फीमेल्स हो गई स्पेशल, कुछ फीमेल्स, तो कुछ फीमेल स्पेशल का मतलब फीमेल के पास में आ गया अब सिलेक्शन का प्रेशर। अब फीमेल्स को टेंशन है कि सबके जीन्स आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो वेरिएंस किस में आएगा, अभी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सक्सेस के अंदर। सेकेंडरी कैरेक्टर कौन रखेगा, फीमेल रखेगी इस बार। नाउ द सिलेक्शन ग्रेडियंट कैन बी रिवर्स्ड एंड फीमेल्स में हैव टू कंपीट टू असेस द मेल्स। अब फीमेल करेगी कंपटीशन। ये है एक और केस जो नेचर के अंदर कुछ जगह पे देखने को मिलता है, जैसे रेड नेक्ड फेलेरोप्स, ये बर्ड होता है जिसकी नेक के ऊपर रेड कलर का निशान होता है, वो मेल होता है, और जो नॉर्मल है वो फीमेल है। फीमेल है, अब वो ज्यादा बेटर दिखती हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिसकी नेक के ऊपर रेड कलर का निशान होता है वो फीमेल होती है, वो बेटर दिखती है, और जो नॉर्मल सा दिखता है वो मेल होता है। इस बार फीमेल्स है वो मेल्स को अट्रैक्ट करेंगी क्योंकि उनके पास अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। देखिए ये रहा, तो इसके अंदर ये है मेल और ये है फीमेल। फीमेल विल ट्राई टू इंप्रेस द मेल दिस टाइम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द रोल ऑफ पेरेंटल केयर। जैसा मैंने अभी इस स्लाइड के अंदर देखना, ये सब कुछ मैंने जो जोड़ दिया है ये वाला, आप तो इसको ऐसे मान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व कराने में हेल्प कर देगा। पेरेंटल केयर का रोल क्या है, 3 ऑप्शन। फीमेल पेरेंटल केयर करेगी, इसका मतलब फीमेल कहेगी पेरेंटल केयर हम करेंगे, आप हमें जीन दे दो। मेल्स केवल जीन देने का काम करेंगे। तो किसके पास प्रेशर आया, किसकी वेरिएंस आई, किसके रिप्रोडक्टिव सक्सेस में वेरिएंस आया, कौन सेकेंडरी कैरेक्टर रखेगा, सब क्लियर आपको। इन स्पीसीज वेयर पेरेंटल केयर इज रिक्वायर्ड, variance in reproductive success will be impacted not only by fertilization success but also by the contribution of each sex to the care of offspring. इसका मतलब है कि जिन स्पीसीज के अंदर पेरेंटल केयर की जरूरत होती है उनके अंदर ये वेरिएंस आना और ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस में डिफरेंस आना, सिलेक्शन लगना, सेकेंडरी कैरेक्टर रखना, ये सारे आ जाते हैं कैरेक्टर्स। तो पहला केस, फीमेल्स प्रोवाइड मोर पेरेंटल केयर, फीमेल पेरेंटल केयर ज्यादा करती है। इसका मतलब फीमेल के पास में कोई खास चीज नहीं है, वो पेरेंटल केयर करने को भी राजी है, तो उनको चाहिए सिर्फ जीन। तो वेरिएंस किस में आएगा, मेल की रिप्रोडक्टिव सक्सेस में आएगा। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लार्ज since females providing offspring care will not be immediately available for further reproduction. फीमेल है, अगर उसने मैटिंग कर ली तो वो मैटिंग के बाद में फर्दर मैटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगी। फर्दर मैटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगी तो फीमेल्स जो अवेलेबल है उनका नंबर धीरे धीरे कम हो जाएगा। 10 में से 2 फीमेल ने मैटिंग कर ली, 8 ही फीमेल बची हैं।
8 में से 3 फीमेल ने और मैटिंग कर ली, 5 ही फीमेल बची हैं। तो ऐसे करते करते नंबर ऑफ फीमेल्स, अवेलेबल नंबर ऑफ फीमेल्स कम हो जाएगा, तो मेल्स के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा कि भाई फीमेल्स का नंबर कम होता जा रहा है, उन्हें मैटिंग का चांस मिल जाना चाहिए। तो जब फीमेल पेरेंटल केयर करती है तो सिलेक्शन प्रेशर मेल पे आ जाता है। दूसरी बात, ऐसी स्पीसीज जहां बाई पेरेंटल केयर होती है, दोनों मेल फीमेल मिलके केयर करते हैं, तो ना तो मेल को ज्यादा प्रेशर है, ना फीमेल के पास ज्यादा चॉइस है। इन दैट केस दोनों की जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है उसके अंदर वेरिएंस भी बहुत कम रहता है। इन दैट केस दोनों ही जो सेक्स है, मेल एंड फीमेल, ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं, मोनोमॉर्फिक कंडीशन, मोनोगाइनी कंडीशन आ जाती है। तो बस इतना सा लिखा है। दिस सिचुएशन ऑफन रिजल्ट्स इन द इमरजेंस ऑफ सेक्सुअली मोनोमॉर्फिक स्पीसीज, एक जैसी स्पीसीज जहां पे मेल एंड फीमेल दोनों एक जैसे दिखेंगे और बिहेवियर भी इनका सिमिलर सा रहता है। अब तीसरा केस जो कि बहुत बहुत रेयर है। रेयर सिचुएशन क्या है कि खाली मेल्स है वो पेरेंटल केयर दे रहे हैं, मेल्स कह रहे हैं हम ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, हम ज्यादा रिप्रोडक्टिव कॉस्ट रखेंगे। तो इसका मतलब मेल कह रहे हैं हमें चॉइस दे दो, हम पेरेंटल केयर कर रहे हैं तो हमारी टोटल रिप्रोडक्टिव कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, हमारे पास चॉइस रहने दो। तो प्रेशर किस पे आया? अपोजिट सेक्स के ऊपर। वेरिएंस किस में ज्यादा होगा? अपोजिट सेक्स के अंदर होगा। इसका मतलब अट्रैक्टिव फीचर किसके पास होंगे? अपोजिट सेक्स के पास होंगे। दैट्स इट। यही तो छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है हमारा। जितना इजी वे में पढ़ेंगे उतना इजी लगेगा। आगे बात करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्हेन बोथ सेक्सेस, यानी कि मेल एंड फीमेल, आर morphologically different, this condition is known as sexual dimorphism। ये कंडीशन पाई जाती है पॉलीगेमस कंडीशन में या पॉलीगेमस स्पीसीज, यानी वो स्पीसीज जिनके अंदर एक मेल बहुत सारी फीमेल्स के साथ मैटिंग करता है, या इसका रिवर्स, यानी एक सेक्स बहुत सारे अपोजिट सेक्सेस के साथ में मैटिंग करेगा, उसे कहते हैं पॉलीगेमस कंडीशन। मैटिंग विथ मल्टीपल पार्टनर्स, जहां पर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में मैटिंग होगी वहीं पर यह कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे देखिए मैंडेरिन डक्स, ये है मेल, ये है फीमेल, एकदम क्लियर कट डिफरेंस। दूसरा पिकॉक, आपको पता ही है, मेल फीमेल। देन नेक्स्ट मालार्ड्स, मेल फीमेल। ये सारे पॉलीगाइनी के भी एग्जाम्पल हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में। अब कुछ और बातें, प्लांट्स में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग केस है प्लांट्स में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कैसे? देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि फीमेल के पास चॉइस है, कि सारी फीमेल चाहती हैं कि उसी प्लांट के पोलन ग्रेन हमारे पास आए। नहीं, यहां पर यूनिक तरीका है। अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ स्पीसीज हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल, यानी कि एंजियोस्पर्म में 6% स्पीसीज ऐसी हैं जो यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस है। उनमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है।
तो सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म उन्हीं के अंदर कॉमन है। डायोसियस प्लांट्स एंड डायोसियस स्पीसीज के अंदर सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म पॉसिबल है। एक ऑर्किड है जिसका नाम है कैटेस्टम ऑर्किड। इसकी एक सिंपल सी मैं स्टोरी बता देता हूं जो यहां पे लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़िएगा स्क्रीन के ऊपर, पहले मेरी बात सुन लीजिए। यहां मेल एंड फीमेल फ्लावर थोड़े से अलग अलग दिखते हैं। मैं भी आपको फोटो भी दिखा देता हूं, चलिए फोटो देख के बात करते हैं अपन। ये है मेल फ्लावर्स और ये है फीमेल फ्लावर्स। यहां पे होता क्या है कि मेल फ्लावर्स थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव है फीमेल फ्लावर से। ध्यान से सुनिएगा, मेल फ्लावर थोड़े से ज्यादा अट्रैक्टिव है फीमेल फ्लावर से। बाकी सेम सेम से दिखते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम से दिखते हैं। तो क्या होता है कि जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट है वो मेल फ्लावर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब वो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स नेक्टर फीडिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे मानिए कि ये मेल फ्लावर्स उनको जोर से एक चांटा मार देते हैं। अब इंसेक्ट्स को जब जोर से चांटा लगेगा तो वो इंसेक्ट दोबारा उस फ्लावर के पास नहीं जाएगा, मतलब उसके जैसे दिखने वाले फ्लावर के पास नहीं जाएगा। तो वो दोबारा मेल के पास नहीं जाएगा, अब वो उसके ही जैसे दिखने वाले दूसरे फ्लावर यानी फीमेल फ्लावर के पास जाएगा। तो हो गया पॉलिनेशन। मेल फ्लावर के पास जब पॉलिनेटिंग इंसेक्ट जाता है तो मेल फ्लावर क्या करता है, जब मेल फ्लावर के पास पॉलिनेटिंग इंसेक्ट जाता है तो वो अपनी पॉलिनिया को अटैच करता है इस बी के साथ में वॉयलेंटली, तेजी से, जोर से। इससे उस बी को गुस्सा आ जाता है, वो नाराज हो जाती है। और ऐसा करने से ये जो बी है वो अवॉइड करती है दूसरे मेल को, कि मैं अगर उस मेल के पास में नेक्टर के लिए गया तो मुझे वापस से वॉयलेंटली कुछ चांटा पड़ेगा। इन दैट केस ये बी, ये इंसेक्ट दोबारा मेल के पास ना जाके किसके पास जाएगा, फीमेल के पास में। तो ये हुआ प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी, और ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया सिंपल सा किसका, सेक्सुअल सिलेक्शन का। आइए आगे बात करते हैं एक छोटी सी प्रोसेस है रन अवे सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई फीमेल है, उस फीमेल ने एक लंबी टैल वाले मेल का सिलेक्शन किया, लंबी टैल वाले मेल का सिलेक्शन किया। तो सवाल यह आता है कि उसको कैसे पता कि लंबी टैल वाले का सिलेक्शन करना है? तो जवाब यह आता है कि उस फीमेल की जो मदर थी उसने भी लंबी टैल वाले मेल का सिलेक्शन किया था। इसका मतलब यह हुआ कि मदर के पास जो जीन था लंबी टैल वाले को सेलेक्ट करने का, वह जीन उसकी डॉटर के पास भी गया और डॉटर भी अब लंबी टैल वाले मेल को सेलेक्ट कर रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां क्या हो रहा है। यहां पर लंबी टैल वाला जीन और उस लंबी टैल को सेलेक्ट करने वाला जीन दोनों एक साथ डॉटर के पास चले जाएंगे। कैसे? देखिए, ये मान लीजिए कोई पिकॉक है और इस पिकॉक के पास लंबी टैल है, ठीक है। अब इस पिकॉक के साथ मैटिंग होती है एक पीहेन की। इनकी मैटिंग से मान लीजिए कि एक डॉटर बनी। तो इस डॉटर के पास में दो टाइप के जीन आ जाते हैं। कौन से जीन? इसके पास आते हैं एक तो जीन्स फॉर लॉन्ग टेल। हालांकि ये फीमेल है तो लॉन्ग टेल इसमें बन नहीं पाएगी, वो सेक्स स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और इसके पास में जीन आया है जीन्स फॉर
चॉइस फॉर लॉन्ग टेल, इसे कहते हैं रन अवे। रन अवे का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को इजीली सेलेक्ट करने का नेचर। द इवोल्यूशन ऑफ लॉन्गर टेल इन मेल्स एंड ए मैटिंग प्रिफरेंस फॉर देम इन फीमेल्स। लंबी टेल और उस लंबी टेल को प्रीफर करना, ये दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इसे कहते हैं रन अवे प्रोसेस बाय फिशर। नीचे वाला पैराग्राफ पढ़िए। ऐसी फीमेल्स जिन्होंने लॉन्गर टेल वाले मेल को सेलेक्ट किया, उनकी मदर ने भी लॉन्ग टेल वाले फादर्स को सेलेक्ट कर रखा था। इसके रिजल्ट से यह हुआ कि डॉटर के पास में दोनों टाइप के जीन्स आ गए, जीन फॉर लॉन्ग टेल एंड फॉर प्रीफरिंग लॉन्ग टेल। ये दोनों जीन लिंक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो सेक्सुअल सिलेक्शन का सिंपल सा सीन ये हो गया, रन अवे सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिए, एक हैंडीकैप थ्योरी है, जावी ने दी थी और ये फिशर ने दी थी। हैंडीकैप थ्योरी क्या कहती है? हैंडीकैप थ्योरी कहती है कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो मेल की रिप्रोडक्टिव चांस बढ़ाता है, वो मेल की जान ले सकता है, वो मेल के लिए जानलेवा हो सकता है। ये पीकॉक के जो लॉन्ग टेल्स हैं, ये इसके लिए खतरनाक हो सकते हैं। एज इन कैन बी सब्जेक्टेड टू पैरासाइट अटैक, और easy to be captured by predator। ये प्रीडेटर के लिए इजीली कैप्चर करवा सकते हैं मेल को। इस मेल को कहेंगे हैंडीकैप मेल। ये मेल है वो हैंडीकैप्ड है। क्यों? क्योंकि इसके पास ऐसा कैरेक्टर है जो किसी भी समय इसकी जान ले सकता है, पर फीमेल ऐसे ही मेल को सेलेक्ट करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो मेल के पास, वो उनको हैंडीकैप्ड बना देते हैं, और फीमेल्स हैं वो हैंडीकैप्ड मेल के साथ ही पेयर करना पसंद करती है, क्योंकि मेल की जो सर्वाइवल है वो इंडिकेट करती है इसकी हाई क्वालिटी को। अगर आज भी कोई ऐसा मेल जिंदा है जिसके पास में इतना हैंडीकैप्ड टाइप का कैरेक्टर है, इसका मतलब वो मेल उस कैरेक्टर को मेंटेन कर पा रहा है, उसको वो रोज साफ करता है ताकि पैरासाइट का अटैक ना हो, उसके ऊपर वो जो है उसको कैरी कर रहा है, लेके उड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो ये हुआ हैंडीकैप थ्योरी। और उसके बाद में दो साइंटिस्ट थे, हैमिल्टन एंड मर्लिन जक। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ब्राइट मेल का, ब्राइट मेल हाइपोथेसिस। ब्राइट मेल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि जो मेल होते हैं, मेल इलेबोरेशंस माइट सर्व एज ए मार्कर ऑफ हेल्थ। जिसके पास जितना ज्यादा अच्छा कैरेक्टर, उसकी उतनी अच्छी हेल्थ। इसे कहते हैं ब्राइट मेल हाइपोथेसिस। जिस मेल के पास में जितना बढ़िया ऑर्नामेंटल फीचर होगा, वो मेल उतना ही ज्यादा हेल्दी माना जाएगा। बाय एक्स एग्रीगेटिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड डेफिशिएंसी। तो ये हुआ हमारे पास में इतना सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। अब जो सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी है अकॉर्डिंग टू पॉलीगाइनी, उसके कुछ पॉइंट्स हैं पॉलीगाइनी को लेकर के। जैसे पॉलीगाइनी के अंदर मेल्स आर मोर इन नंबर दैट गिव चॉइस टू फीमेल। मेल का नंबर ज्यादा होता है तो फीमेल को चॉइस मिल जाती है। दूसरा, मेल्स आर मोर अट्रैक्टिव देन फीमेल्स। जी हां, मेल के ऊपर प्रेशर है तो मेल को क्या रखना पड़ेगा? मेल को रखना पड़ेगा
ऑर्नामेंट, तो मेल ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए। मेल्स आर पजेसिव फॉर फीमेल्स, क्योंकि मेल्स हैं, उनके ऊपर सिलेक्शन प्रेशर है, उनको हो सकता है सबको मौका ना मिले, तो जिस मेल को मौका मिला है रिप्रोडक्शन का, वो मेल फीमेल्स को लेकर पजेसिव हो जाता है, वो नहीं चाहता कि दूसरे मेल्स हैं वो उसके हर्ड में आए। एंड सेक्सुअल सिलेक्शन ऑपरेट ओनली ऑन वन सेक्स ऑफ द स्पीसीज। सेक्सुअल सिलेक्शन दोनों पे लागू नहीं होता है एक साथ एक ही स्पीसीज में, या तो मेल पे होगा या वो फीमेल पे लागू होगा। अब मोनोगेमस कंडीशन देखिए। मोनोगेमस कंडीशन का मतलब होता है मैटिंग विथ वन पार्टनर। एक पार्टनर के साथ मैटिंग, उसे कहते हैं मोनोगेमस कंडीशन। मोनोगेमस कंडीशन के अंदर देयर इज नो सेक्सुअल सिलेक्शन। मोनोगेमस कंडीशन के अंदर देयर इज नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो बस ये ध्यान रखना। और जैसे देखिए ये मैंने नाम लिख रखे हैं कुछ स्पीसीज के, गूगल करिएगा अगर देखने का मन हो इनका, तो इन सब के अंदर मोनोगेमस कंडीशन है वो पाई जाती है। सो चलिए हमारे पास इतना ही है सेक्सुअल सिलेक्शन थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक आप जो है ये चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए, और कोई डाउट हो तो आप हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।